आप सुन रहे हैं कहानी एक थी शिरीन। ये इस कहानी का 27वां भाग है। वो आ गया। वो व्यक्ति उनकी एकमात्र उम्मीद था। मुकुट राजकुमार, चिंता मत करिए, वो व्यक्ति चौथे राजकुमार द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। हमारे जासूस उनकी गुप्त रूप से निगरानी कर रहे हैं और अगर वो पकड़े गए तो वो निश्चित रूप से उसे बचा लेंगे। महादेव प्रताप सिंह ने थोड़ा सा सर हिलाया। उन्हें थोड़ी बहुत राहत महसूस हुई क्योंकि उन्होंने अपने गुप्तचरों से कोई भी बुरी खबर नहीं सुनी थी। हालांकि ये सब कहना बहुत आसान था। वो अभी भी चिंतित था क्योंकि वो व्यक्ति उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। समय बीतने के साथ उनकी सहन शक्ति खत्म होती देखी जा सकती थी। उसने हाथ में रखे कंगन को फेंक दिया और कुर्सी से उठ गया। वो खिड़की के सामने झुक गया और आकाश में पूरे चांद को देखने लगा। उसने चिल्लाकर पूछा, अब तो लगभग 11 बज चुके हैं। काले भेड़िए जी, क्या आपको लगता है कि वो आएगा? अचानक उन्होंने उनके पीछे कुछ शोर सुना। काला भेड़िया धीरे से बोला, मुकुट राजकुमार, वो यहाँ पर है। उसका स्वर ऐसा लग रहा था जैसे वो आश्चर्यचकित था लेकिन उत्साहित भी था। महादेव प्रताप सिंह हैरान था और तुरंत घूम गया। काली पोशाक पहने हुए कोई व्यक्ति उनके पीछे खड़ा था जो अंधेरे आकाश के साथ मिश्रित सा हो रहा था। ये वास्तव में वही व्यक्ति था जिसने नीलामी कक्ष में उसके लिए कागज की पर्ची छोड़ी थी। उस व्यक्ति ने उसे दृढ़ता से देखा और पूछा, महाराज, क्या आपके पास वो चीज है जो मुझे चाहिए? ये हाँ, वो वहां रखी हुई है। महादेव प्रताप सिंह ये कहते हुए मेज की तरफ इशारा करने लगे। महादेव प्रताप सिंह भयभीत हो चुका था क्योंकि जिस तरह से वो व्यक्ति अचानक से उनके कमरे में दिखाई दिया था, वो तरीका काफी रहस्यमयी था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शिरीन ही थी जो भेष बदल कर वहां आई थी। शिरीन ने अभी फिर से वही रूप धारण कर रखा था जो उसने नीलामी के वक्त धारण किया हुआ था। यही वजह थी कि महादेव प्रताप सिंह उसे पहचान नहीं पाया था। शिरीन ने कंगन को देखा और पुष्टि करने की कोशिश की कि यह कंगन दृढ़ पत्थर से बना है या नहीं। हालांकि उसका रंग थोड़ा सुस्त था और ये अब चमकदार भी नहीं था, जिसकी वजह से वो एक सामान्य कंगन जैसा दिख रहा था। क्या ये एक नकली कंगन है? शिरीन ने महादेव प्रताप सिंह पर नजर डाली और उन्होंने जल्दी से कहा, यह वस्तु बहुत अजीब है। ये बस उसी रात एक चमकदार था जब मैं इससे मिला था और अगली सुबह ये ऐसा हो गया था। शिरीन ने कंगन को दोबारा देखा। वो वास्तव में उस कंगन को पाना चाहती थी लेकिन अब उसे उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। शायद कंगन को एक ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता थी। उसने कंगन के बीच लगे हीरे पर हाथ मारा जो अभी भी हल्का सा चमक रहा था। कोई है? क्या आप अभी भी जीवित हैं? कंगन अभी भी सुस्त था और एक क्षण के लिए भी नहीं चमक रहा था। शिरीन ने कंगन को मेज पर फेंक दिया। क्योंकि अब आप और काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे लिए बेकार हैं। उसके शब्दों की समाप्ति होने से पहले ही कंगन अचानक चमक गया। एक बौखलाई हुई आवाज शिरीन के दिमाग में उठी, मोहतरमा खबरदार, जो तुमने मुझे फिर से छोड़ने की हिम्मत की तो। ओह, तो आप अभी भी जीवित हैं। मैंने सोचा कि आप स्वर्ग को लौट गए हैं। शिरीन ने अपने मन में बात की। मैं अभी आपको परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने कल रात आपको जाने दिया लेकिन आपने मुझे पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। पत्थर ने कहा, मुझे लगता था कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुमने मेरा पीछा क्यों नहीं किया? मेरा भौतिक शरीर अभी भी वहीं था और ये मेरा काम नहीं है कि मैं बस आपका अनुसरण करूं। शिरीन ने व्यंग करते हुए कहा। शिरीन ने महसूस किया कि कंगन का रवैया काफी अभिमानी था। शिरीन ने बोलना जारी रखा, क्या आप अपने अहंकार के साथ हमेशा के लिए अकेले रहने को तैयार हैं? क्या मैंने आपके लिए बोली नहीं लगवाई? दृढ़ पत्थर का कंगन चुप रहा। शिरीन मुस्कुराई। उसने कंगन को अपनी उंगलियों पर घुमाया और पूछा, ओ हाँ, आप चमक क्यों नहीं रहे? क्या आप टूट गए हैं या आपका रंग इसीलिए फीका पड़ गया है क्योंकि आप पानी में गिर गए थे? कंगन चिड़चिड़ा सा हो गया था। उसने नाराजगी भरे लहजे में जवाब दिया, अरे लड़की, मुझे लगा कि तुम चाहती हो कि मैं थोड़ा आकर्षित लगूं और टूटे हुए से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सदी का एक नकली कंगन हूँ? शिरीन ने उसे फिर से अपनी उंगलियों पर घुमाया और कहा, कम से कम अब मुझे पता है कि आप कैसे दिखते हैं। जब आप कम आकर्षक दिखने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगा कि आप जादू कर सकते हैं और खुद को किसी और चीज में भी बदल सकते हैं। कंगन ने उसके दिमाग में चुड़ैल का चित्र बना डाला। शिरीन ने उसे और परेशान नहीं किया और फिर उसे अपनी आस्तीन में रखा। काले भेड़िए ने आवाज दी,
युवक आपको वो मिल गया है जो आप चाहते थे। अब हमारे राजकुमार की बीमारी के बारे में क्या करेंगे आप? शिरीन ने महादेव प्रताप सिंह की ओर देखा और कहा, मुश्किल है। काले भेड़िए ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने थोड़ी देर बाद कहा, आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? तो इसका मतलब आप मुकुट राजकुमार को बेवकूफ बना रहे थे। शिरीन ने उसे बीच में ही टोक दिया और कहा, मेरा मतलब है ये कठिन है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास कोई समाधान नहीं है। आपकी बीमारी ने आपको काफी समय तक परेशान किया है और मुझे अनुमान है कि ये लगभग 2 साल पुरानी होनी चाहिए, इसीलिए इसका इलाज काफी लंबा चल सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि आप राजकुमार की मदद कर सकते हैं? काले भेड़िए ने फिर से पूछा, मगर इस बार उसने काफी उत्साहित स्वर में ये सवाल पूछा क्योंकि वो काफी खुश था। शिरीन ने महादेव प्रताप सिंह की ओर अपना रुख किया और कहा, मेरे महाराज, क्या आप इसे ही अपनी ओर से हमेशा सवाल पूछने देते हैं? महादेव प्रताप सिंह ने एक गहरी सांस ली और अपनी उत्तेजना को रोकते हुए कहा, काले भेड़िए, बाहर निकलो। मगर महाराज, काला भेड़िया अभी भी चिंतित था क्योंकि शिरीन एक रहस्यमयी अजनबी व्यक्ति था। वो चिंतित था कि ये अजनबी व्यक्ति मुकुट राजकुमार को चोट ना पहुंचाए। मैं ठीक हूं, बस तुम यहां से चले जाओ, महादेव प्रताप सिंह ने जवाब दिया। अंत में काला भेड़िया सहमत हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। उसने उसके पीछे का दरवाजा भी बंद कर दिया। आखिरकार उस बीमारी को खत्म करने की उम्मीद थी। उस बीमारी ने उसका जीवन लगभग निराश कर दिया था। वो शांत रहता था और अपने चेहरे पर शायद ही कोई भाव रखता था, लेकिन अब उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने कहा, गुरुजी, आप उपचार कब से शुरू करना चाहते हैं? क्या आपको कुछ तैयार करने की आवश्यकता है? मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए और मैं सब कुछ तैयार करवा दूंगा। शिरीन ने महादेव प्रताप सिंह को संबोधित करने के अपने तरीके को बदल दिया। शिरीन ने उसे सर से पैर तक देखा और अचानक उसकी ओर दौड़ पड़ी। वो शुरू में उससे 1 गज की दूरी पर थी, लेकिन अब उससे आधा गज भी दूर नहीं थी। महादेव प्रताप सिंह हमेशा सभी के लिए सावधान रहता था। उससे पहले उसके करीबियों को छोड़कर कोई भी उसके इतना करीब नहीं आया था, इसीलिए उसने अवचेतन रूप से पीछे कदम रखे। शिरीन ने अचानक अपनी बाहों में उसे बंद कर दिया और कहा, पीछे मत हटो। महादेव, पीछे मत हटो। महादेव प्रताप सिंह एक ताज का राजकुमार था जिसकी अभिव्यक्ति काफी डरावनी थी। अन्य लोग उससे डरते थे और पहले से ही उसके सामने घुटने टेक देते थे। शिरीन ने देखा कि वो काफी मजबूत और लंबा है और वो उसके सामने काफी छोटी सी लग रही है। हालांकि वो उसके सामने अपने हाथों को अपनी बाहें बंद करके खड़ा था। महादेव प्रताप सिंह ने शिरीन द्वारा उसकी गरिमा न भूलने की उपेक्षा की थी। राजकुमार ने महसूस किया कि उसकी आंखें सितारों की तरह काली और चमकदार थी। जब वो किसी को घूरता था तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता था जैसे वो उसके द्वारा अवशोषित किया जा रहा है। महादेव प्रताप सिंह का दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। ये पहली बार था जब उसने किसी अजनबी के सामने अपनी कमजोरी उजागर की थी। अगर वो कोई और होता तो वो उसे चोट जरूर पहुंचाता। हालांकि उन्हें उस छोटे आदमी पर भरोसा था। उन्होंने देखा कि उसकी उंगलियां काफी खुरदुरी थी, लेकिन उन उंगलियों ने उन्हें नरम और कोमल एहसास दिया। बेशक शिरीन को पता नहीं था कि महादेव प्रताप सिंह काफी घबराया हुआ था। वो सिर्फ उसकी नसों को छू रही थी। एक क्षण बाद उसने उसे अपनी पकड़ से आजाद कर दिया और वापस अपनी जगह पर चली गई। महाराज, आपके अंदर जो जहर है वो केवल तभी असर करता है जब आप अपने आंतरिक बल का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, और हर बार जब इसका असर होता है तो आपको लगता है कि हजारों सुइयां आपको चुभाई जा रही हैं। ये बात सही है ना? उसने जल्दी से लक्षणों के बारे में महादेव प्रताप सिंह को बताया। महादेव प्रताप सिंह ने उसे हैरानी से देखा और कहा, बिल्कुल। उन्होंने खुद को शांत करने की कोशिश की और कहा, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? वास्तव में ये एक जहर नहीं है, बल्कि स्मृति विरूपक नामक एक जादुई मंत्र है। ये जादू जानलेवा है। शिरीन ने उसे इस जादू के बारे में सब समझाया। स्मृति विरूपम मंत्र? महादेव प्रताप सिंह ने इससे पहले इस मंत्र के बारे में कहीं नहीं सुना था। वो तो इस मंत्र का नाम काफी बुरे तरीके से दोहरा रहा था। हाँ, भले ही आपकी आत्मा की शक्ति कितनी भी उच्च स्तर की हो, अगर कोई इस मंत्र को आप पर डालता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सौभाग्य से आपको ये 3 साल से भी कम समय पहले मिला था, अन्यथा खुद भगवान भी आपको नहीं बचा सकते थे। शिरीन ने जड़ी बूटी से भरा एक थैला और एक चमकदार छोटा चाकू निकाला। उसने उन्हें टेबल पर व्यवस्थित किया और कहा, कृपया अपने नौकरों को कहें लाल मिर्च और सफेद प्याज को साथ में पीस के एक बोतल कचूमर तैयार रखें। महादेव प्रताप सिंह हैरान था।
वो सारी चीजें खाने को स्वादिष्ट बनाने वाली चीजें थी जो रसोई में पाई जा सकती थी। क्या वो उसे पकाने जा रही थी? शिरीन ने उस पर नजर रखी और कहा, क्या हुआ? अब ये मत कहना कि आपके निवास में ये चीजें नहीं है। हाँ, मेरे पास हैं, मेरे पास हैं। महादेव प्रताप सिंह अपनी सदमे वाली स्थिति से बाहर आया। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी और उसने शिरीन द्वारा सूचीबद्ध वस्तुओं को तुरंत दोहराया और कहा, क्या आपको बस यही वस्तुएं चाहिए? मेरे इलाज के लिए आपको किसी भी जड़ी बूटी की आवश्यकता नहीं है। ये सब अभी के लिए पर्याप्त हैं। शिरीन ने सर हिलाया और कहा, लेकिन आपके लिए बेहतर है कि आप इन्हें 15 मिनट में सामग्री तैयार करने के लिए कह दें। मैं पहले से ही समय से काफी पीछे चल रहा हूँ और बहुत देर तक यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। तैयारी की प्रक्रिया बहुत कुशल थी। सब कुछ 10 मिनट से कम समय में तैयार हो गया और कमरे में पहुंचा दिया गया। काले भेड़िए ने तैयारी प्रक्रिया का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। सब कुछ इस हद तक उत्कृष्ट गुणवत्ता का था कि लहसुन भी मोती के समान सफेद था। काला भेड़िया सोच रहा था कि वो कमरे में क्या कर रहे थे। वो उत्सुक था और एक नजर पाना चाहता था। छोटे होने के बावजूद छोटे आदमी एक गर्म स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। जब शिरीन ने महाराज का इलाज किया तो उसने काले भेड़िए को देखने की अनुमति नहीं दी। काले भेड़िए ने महादेव प्रताप सिंह को कई बार इशारा किया और सोचा मुकुट राजकुमार उसे वहां कमरे में उनके साथ रहने देंगे। हालांकि वो कई बार इशारा देने के बाद काफी उग्र हो गया था। उसके महाराज ने उसके इशारे न देखने का बहाना किया और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। काला भेड़िया असहाय था और सोच रहा था कि उसके इतने समझदार राजकुमार इस बार अपना दिमाग क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो चिंतित था और उसने दरवाजे पर बस इंतजार करने का फैसला किया। उसने कमरे के अंदर की स्थिति पर अत्यधिक ध्यान रखा और कुछ गलत होने पर कमरे में टूट पड़ने के लिए वो खुद को तैयार रख रहा था। वो उन दोनों के बीच हो रही नरम बातचीत को सुन सकता था। ये बाद में कुछ दर्द का कारण हो सकता है। यदि आप इसे नहीं ले सकते तो मेरे महाराज, आप इस लकड़ी के टुकड़े पर काट सकते हैं। मैं ठीक हूँ, मैं इसे संभाल सकता हूँ। काले भेड़िए ने अपना सर हिलाया। मुकुट राजकुमार को पहले कई कठिन अनुभव हो चुके थे। फिर भी गंभीर चोटों से पीड़ित होने पर भी वो कभी भी दर्द में चिल्लाते नहीं थे। वो एक असल नायक थे। अपनी कमीज उतारो, काले भेड़िए ने शिरीन को राजकुमार को निर्देश देते हुए सुना। कहानी एक थी शिरीन, ये इस कहानी का 28वां भाग है। इलाज की शुरुआत। काला भेड़िया उनकी बातें सुनकर अपने विचारों में डूब गया। अगर मुकुट राजकुमार किसी बाहरी चोट से पीड़ित नहीं है तो उनको अपने कपड़े उतारने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? महादेव प्रताप सिंह जो कमरे में था थोड़ा हिचकिचाया। दूसरी ओर शिरीन की आवाज में थोड़ी अधीरता सुनी जा सकती थी। एक सज्जन अपने कपड़े उतारने से क्यों डर रहा है? बस अपने ऊपरी वस्त्र उतार दें। काले भेड़िए ने अपनी नाक रगड़ी, क्योंकि ताज के राजकुमार इस पहलू में बहुत रूढ़िवादी थे। यहाँ तक कि जो व्यक्ति उनकी सेवा करता था वो भी ये नहीं देख सकता था कि उसकी भुजा कैसी दिखती है। उन्होंने अपने एक इलाज के दौरान अपनी एक बाह की हड्डियों को जहर से कुरेदने के लिए अपनी बाह दिखाई थी, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर के शरीर को नग्न नहीं किया था। मगर क्या इस बार मुकुट राजकुमार का आधा नग्न शरीर वास्तव में एक अज्ञात छोटे बच्चे द्वारा देखा जाएगा? महादेव प्रताप सिंह ने अंत में पूछा, क्या मेरा नग्न होना आवश्यक है? मैंने शपथ ली है कि सबसे पहले मेरा शरीर केवल मेरी भावी पत्नी द्वारा देखा जाए। शिरीन ने उसे टोकते हुए कहा। सौभाग्य से मैं एक मर्द हूँ। शिरीन की आवाज उदासीन थी। तो आपको अपनी शुद्धता के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके इलाज के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे और भी काम है। इस मंत्र का इलाज करने के लिए आपको अपनी पोशाक उतारनी होगी। क्या आप ठीक होना चाहते हैं? यदि आप नहीं कहते हैं तो मैं तुरंत अपने रास्ते निकल लूंगा। महाराज जल्दी बोलिए। उसने एक पल के लिए अपने दांतों को जोर से घींसा, मगर अंत में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, मैं नग्न हो लूंगा। काला भेड़िया जो बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था वो महादेव प्रताप सिंह की आवाज से समझ गया कि वो खुश नहीं है। वो सोच रहा था कि कैसे एक लंबा और भयभीत करने वाला ताज राजकुमार संभवतः गुणी चिकित्सक को नाराज करने जैसा व्यवहार कर सकता है। कपड़े उतारने की आवाज कमरे के बाहर सुनी जा सकती थी। थोड़ी देर बाद जाहिर है महादेव प्रताप सिंह ने अपने ऊपरी वस्त्र उतार दिए थे और उनकी आवाज को दोबारा से सुना जा सकता था। आगे क्या है? लहसुन, प्याज और अदरक की इन गंडियों को नष्ट करने के लिए अपने हाथों का उपयोग करें। याद रखें, आप केवल अपनी मध्य उंगली का प्रयोग कर सकते हैं।
और आपकी अन्य उंगलियां उन्हें छूने के लिए नहीं है। शिरीन ने एक सुव्यवस्थित तरीके से निर्देश दिया। काला भेड़िया लगभग अपनी नाक को फिर से रगड़ने के लिए उठाना चाहता था। ये एक बहुत ही अजीब उपाय है। उसके मुकुट राजकुमार हमेशा स्वच्छता की ओर बहुत ध्यान रखते हैं और आमतौर पर किसी भी तीव्र बदबू वाली भोजन की सामग्री को सूंघना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा भी नहीं। लेकिन अब वो ये सब कुछ कर रहे थे। ये काफी अफसोस की बात है। कुछ समय बाद महादेव प्रताप सिंह अपनी घृणा को दबाने की कोशिश करते हुए एक बार सुनाई दिए, मैंने क्या कर दिया है? आगे क्या है? उन्होंने अपने शरीर के 3 ध्यान बिंदुओं पर अपना हाथ फेरा होगा, छाती, नाक और नाभि। इसे लागू करने के लिए आपको अपनी मध्य उंगली का उपयोग करना होगा। आपको अपनी ताकत का उपयोग करना चाहिए। आपकी मांसपेशियों में घुसने के लिए आपको पर्याप्त जोर लगाना पड़ेगा। शिरीन ने निर्देश देना जारी रखा। काला भेड़िया अभी भी सब कुछ सुन रहा था। वो सोचने लगा। ये बिंदु उसके संवेदनशील छाती क्षेत्र के करीब थे और अब मुकुट राजकुमार को वो लहसुन, प्याज और अदरक अपनी छाती पर मलने को कह रहा था। ये कैसा घृणित उपचार था? क्या ये व्यक्ति ताज के राजकुमार को ठीक करने के लिए था या सिर्फ उनका मजाक बनाने के लिए? जाहिर है ये महादेव प्रताप सिंह की अधिकतम सहिष्णुता को चुनौती दे रहा था। मुझे जरूरत है। मुझे इसे खुद पे लागू करने की आवश्यकता है। उसे खुद को गंदे हाथों से छूना पसंद नहीं था, मगर आज वो खुद को छू रहा था। इससे भी बुरी आदत ये थी कि उसे खुद को किसी भी दूसरे व्यक्ति के सामने छूना पड़ रहा था। महादेव प्रताप सिंह को लगा कि उनकी नैतिकता की आज असली परीक्षा होने वाली है। या फिर क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे लागू करने में आपकी मदद करूं? शिरीन ने जवाब में पूछा। महादेव प्रताप सिंह ने शिरीन की ओर देखा, जिसने एक चांदी की सुई उठाई थी। शिरीन ने उदासीनता से कहा, मुझे आपको बाद में जड़ी बूटी देनी होगी, तभी आपको नहीं छू सकती। आपको इसे या तो खुद मलना होगा या अपने अंगरक्षक काले भेड़िए को आपकी मदद के लिए अंदर बुलाना होगा। वैसे भी उसे देखकर लगता है कि उसकी उंगलियां काफी सटीक है और वो अच्छी मालिश कर सकती है। इसी बहाने से मैं चाहता हूं कि वो प्रभाव भी प्राप्त हो जाएगा। काला भेड़िया जो खिड़की के बाहर था चुपके से कांप गया और 2 कदम पीछे खींच लिए। इसी बीच कमरे में महादेव प्रताप सिंह ने निर्णायक रूप से कहा, नहीं, मैं इसे खुद कर सकता हूं। काले भेड़िए ने गुप्त रूप से अपने माथे पर आए पसीने को साफ कर लिया। सौभाग्य से ताज के राजकुमार ने उसे अंदर नहीं बुलाया, वरना उसने अपने हाथों को खो दिया होता जो वो ताज के राजकुमार के शरीर को छू गए होते, क्योंकि राजकुमार स्वच्छता के बारे में काफी जुनूनी थे। जैसा कि वो सुनना जारी रखने के लिए आगे बढ़ा, कसकर बंद खिड़की अचानक खुल गई और महादेव प्रताप सिंह का सुंदर और ठंडा चेहरा दिखाई दिया। महादेव प्रताप सिंह उसे अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था। क्या आप यहाँ सुनने में खुश हैं? क्या आप अंदर आना चाहते हैं और एक नजर रखना चाहते हैं मेरे तन पर? राजकुमार की आवाज आकर्षक थी, लेकिन उसके शब्द चाकू से तेज थे। काले भेड़िए के माथे पर तुरंत ही काफी सारा पसीना आ गया था। उसने तुरंत ही राजकुमार से झुककर माफी मांगी और काफी तेजी से वहां से गायब हो गया। वो वहां से ऐसा भागा जैसे कि कोई भूत उसका पीछा कर रहा हो। बेशक वो बहुत दूर नहीं गया था, क्योंकि वो बागीचे के बाहर इंतजार कर रहा था। फिर महादेव प्रताप सिंह ने खिड़की बंद कर दी। जब वो मुड़ा तो उसने देखा शिरीन उसे घूर रही थी। वो थोड़ा रुका और बोला, क्या आप कृपया पलट सकते हैं? नहीं, शिरीन ने सीधा सीधा उसे खारिज कर दिया। जब आप इसे लागू करते हैं तो मुझे प्रभाव देखने की आवश्यकता होगी। महादेव प्रताप सिंह उसी मौके पर जम सा गया था, क्योंकि उसे इस आदमी के सामने अपने शरीर के संवेदनशील क्षेत्रों को रगड़ना था। जैसे ही शिरीन ने उसे मौके पर जमते देखा, वो भौचक्का रह गई और सोचने लगी, क्या बात है, आप शर्मा रहे हैं? हम पुरुष हैं आखिरकार। इसके अलावा मैं एक चिकित्सक हूं और मैं सिर्फ आपका इलाज करना चाहता हूं। आप घबरा क्यों रहे हैं? मेरा पुण्य चेहरा देखिए, मैं समलैंगिक भी नहीं हूं। महादेव प्रताप सिंह का चेहरा नीला पड़ गया और उसकी मुट्ठी बंद हो गई। एक पल के संकोच के बाद उसने कहा, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। आंखों की एक घूरने वाली जोड़ी के साथ साथ उसकी अपनी आंखों का भी वो दबाव महसूस कर रहा था, इसीलिए उसने उन्हें बंद करने का फैसला किया। महादेव प्रताप सिंह राजा के रूप में युद्ध कला का गुरु था। वो अपनी आंखें बंद करके भी अपने अंगों को सही ढंग से रगड़ सकता था। इसके अलावा उन्होंने जो ताकत का इस्तेमाल किया वो शिरीन की आवश्यकताओं के अनुसार थी। शिरीन ने चुपके से अपना सर हिलाया। वो ताज राजकुमार वास्तव में एक प्रतिभाशाली और वास्तव में एक निपुण व्यक्ति था।
उसने सिर्फ एक बार मुख्य पहलुओं का उच्चारण किया और वो तुरंत सटीक तरीके से हर एक पहलू पूरा कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं था कि वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। वो महादेव प्रताप सिंह की अभिव्यक्ति को घूरती रही ताकि वो उसके शरीर का इलाज करने में एक भी बदलाव से न चूके। महादेव प्रताप सिंह की अच्छी दिखने वाली काया थी और उनके शरीर का अनुपात भी सही था। उनकी त्वचा कोमल, दृढ़ और निष्पक्ष थी। वो किसी भी मूर्ति से अधिक अद्भुत थी। अपने अत्यंत सौंदर्य और सुरुचिपूर्ण चेहरे के साथ यह आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक था कि उनके पास निरंतर ध्यान देने की शक्ति थी। फिर भी इस तरह के एक आदर्श शरीर और एक अच्छे दिखने वाले व्यक्ति शिरीन के लिए केवल एक लकड़ी के टुकड़े थे। वो केवल उसे एक मरीज के रूप में जानती थी और सुई लगाने के लिए उसके शरीर को पूरी तरह से देख रही थी। महादेव प्रताप सिंह की छठी इंद्रियां बहुत मजबूत थी, इसीलिए वो जानता था कि शिरीन उसे घूर रही है। वो एक उदासीन मुकुट राजकुमार था जो लाखों लोगों के घूरने की स्थिति को आसानी से संभाल सकता था, लेकिन पहली बार वो एक व्यक्ति के घूरने के कारण बुरा महसूस कर रहा था। एक बेतुका विचार अनजाने में उसके दिमाग में आ गया। क्या ये व्यक्ति उसके आकर्षक शरीर से दंग रह गया है? अपना ध्यान न खोएं, शिरीन ने ठंडेपन से कहा। नहीं तो आपको इसे दोबारा से करना होगा। महादेव प्रताप सिंह ने अपना ध्यान सिर्फ 1 सेकंड के लिए खोया, लेकिन उस युवक ने उसे उसी वक्त महसूस कर लिया। इसीलिए उसने जल्दी से पूरे दिल से अपना ध्यान दोबारा केंद्रित किया। यह अजीब था। जब उसने उसके निर्देशों का पालन किया और उसके शरीर पर विशेष दवा घिस दी, उसे गर्मी का एक निशान महसूस हुआ, जैसे कि जहां वो रगड़ता था वहां आग जलती थी, जैसे कि एक छोटा सांप घूम रहा हो। वो अपने शरीर में घूम रहे उस छोटे सांप पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और धीरे धीरे वो अजीबता को भूल गया। जब ये पूरी तरह से अवशोषित हो गया था तो अचानक हवा चली और उसकी छाती एक जलती हुई गर्म लोहे की सुई से चुभती हुई लग रही थी। दर्द चरम पर था क्योंकि अप्रत्याशित था और वो दर्द में चिल्लाया और बाहर निकल गया। यह एक स्वाभाविक रूप से युद्ध कला व्यवसायी की आत्मरक्षा का हिस्सा था। उसके बाहर निकलने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और जल्दी से वो वापस आ गए। फिर भी जो किया गया वो पूर्ववत नहीं हो सकता था।